दयाल पैराडाइज के मालिक के प्रबंधक और वरिष्ठ समाज सेवी राजेश सिंह दयाल कई वर्षों से लगातार जनता की सेवा में कार्यरत हैं, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं अभी भी लगता है कि शायद जनसेवा का धर्म पूरी तरह से नहीं निभा पा रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में सांसदी का चुनाव लड़ने का मन बना लिया है कि चुनाव जीतने के बाद जो कार्य अभी तक आम जनता के लिए नहीं कर सके हैं, वो भी सारे कार्य आम जनता की सेवा के लिए कर सकें। अपने क्षेत्र में लोगों की सेवा करना, गरीब में लोगों की शादी करना और कोई ज्यादा बीमार पड़ जाता है उनको की एक गाड़ी दे देते थे, इलाज के लिए सेवा करते रहते हैं, पैसों से मदद करते थे। कोई बीमार हो, जब तक उसका पूरा इलाज मिल जाए तब तक वो ध्यान रखते थे। चलिए, आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना। आप सब स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और मस्त रहें। हम सबको राम मंदिर की बहुत बहुत शुभ हो। राम का संस्कार हमारे बच्चों में, हमारे परिवार में, सबके बीच में घर तक पहुंचे, घर में पहुंचे। इसी के साथ साथ आपको फिर से नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई देता हूं। दयाल साहब, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं और बहुत बड़े समाज सेवी भी हैं, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि इस बार आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। कैसे चुनाव में आने के लिए आपने सोचा कि जनता की सेवा तो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन अब चुनाव में आने के लिए और किस तरीके से आपने सोच इस तरह बनाई कि चुनाव नहीं, लोकतंत्र में देश के हर नागरिक को चुनाव लड़ने का अधिकार है और जो समाज सेवा है उसका चरम जो है हमारे ख्याल से राजनीति है, चुनाव ही है। क्योंकि चुनाव से जब आप जीत के जाते हो तो बहुत चीजें बहुत आसान हो जाती हैं और समाज सेवा उसी का एक पार्ट है, उसका ऊपर का आगे की कड़ी है। तो चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आप दिखाई देंगे या किसी पार्टी के बैनर के तरह? नहीं, ऑलरेडी हम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं और सन 1992 में हम एबीवीपी से चुनाव लड़े, तो युवा मोर्चा में काशी क्षेत्र के प्रभारी रहे और आज भी प्रदेश संयोजक है प्रवासी प्रकोष्ठ के। तो निर्दल क्यों रहेंगे, हमारा परिवार है, भारतीय जनता पार्टी हमारा परिवार है और जो जैसा जो सेवा का भी जो परिकल्पना है वो उसी परिवार से निकल के आई है। हम लोग सेवा इसी वजह से कर रहे हैं कि वहां से हमें संस्कार मिला है भारतीय जनता पार्टी से। बहुत तरीके की सेवाएं आप करते हैं, आपकी हमने डॉक्यूमेंट्री भी देखी है, काफी सेवा आपने की। अभी कौन सी मन में ऐसी कशिश रह गई जो अभी पूरी करनी बाकी रहेगी? नहीं, सबसे बड़ी तो कशिश ये रह गई है कि हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा रह गया है। जिस गांव से हम आते हैं उस मिट्टी का ऋण है हमारे ऊपर और आज भी हमारा गांव या क्षेत्र बहुत पिछड़ा रह गया। आज भी वहां डॉक्टरों की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था अनुकूल नहीं है, जिसकी वजह से बहुत लोग परेशान रहते हैं और दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज भी डॉक्टरों की कमी है। जहां डॉक्टर है वहां नर्स की कमी है, जहां नर्स है वहां अस्पताल की तो बिल्डिंग सरकार ने बना दी, लेकिन अभी डॉक्टर पूरे नहीं हो पाए हैं। 213 में से 93 डॉक्टर पोस्टेड है बलिया जनपद में। जहां आप सोचो लखनऊ में हर हॉस्पिटल में जो है रेडियोलॉजिस्ट है, पूरे बलिया जनपद में एक रेडियोलॉजिस्ट है। तो छोटे छोटे जगह से वहां रिफर किया जाता है और बलिया से मऊ रिफर किया जाता है और मऊ से फिर बनारस के लिए रिफर किया जाता है। तो बड़ी लड़ाई है जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जन जन तक उस स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करा पाए। आपकी लाइफ में ऐसा समय आया जब आपकी लाइफ में टोटल करवट बदली जी, क्या था बताना चाहिए? वो था कि 2014 में 5 जून 2014 को हमने अपने पुत्र को खोया, बड़े पुत्र को खोया और हमें लगता है कि वो पूर्व जन्म का हमारा गुरु था जो हमें बदलने ही आया था। नहीं तो हम तो परमानेंट बिजनेस, शाम को घर लौटे तो ब्रीफकेस में पैसा होना चाहिए, बिना उसके एक नशा था पैसा कमाने का। लेकिन पुत्र को खोने के बाद ये एहसास हुआ कि जो कुछ भी है उसमें समाज का हिस्सा बड़ा है। तो अपने समाज को देने की कोशिश कर रहा हूं। विद्यालय चलाता हूं, कुंवर्स ग्लोबल स्कूल, आप सबको मालूम होगा, और शहर का हमें लगता है कि पहला चैरिटेबल विद्यालय है जहां से कोई 10 रुपए भी निकाल के ला नहीं सकता। और कोविड में भी जिस तरह से कुंवर ग्लोबल स्कूल ने अपना फीस माफ किया, ट्रांसपोर्ट माफ किया पेरेंट्स के लिए, तो हर समय कोशिश करता हूं। ब्लाइंड एसोसिएशन में अध्यक्ष होने के नाते तमाम जो हमारे दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके लिए काम करता हूं, तो अच्छा लगता है काम करना। सलेमपुर की जनता को लेकर लगातार आप सक्रिय हैं, क्या कुछ कमी आपको दिख रही है सलेमपुर में जिसे आप दूर करने का प्रयास कर रहे हैं? सबसे बड़ा कमी तो स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य आपको बताया कि स्वास्थ्य की बड़ी कमी है। दूसरा जो है पलायन है, जो हमारे युवा हैं वहां पर कोई रोजगार नहीं है। जहां आज प्रति व्यक्ति आय नोएडा की 75 से 80 हजार रुपए है प्रति वर्ष, वहां जो है हमारे यहाँ सलेमपुर में 8 से 9 हजार रुपए। तो बड़ी ये समस्या है जिसकी वजह से हमारे युवा वहां से निकल करके बाहर जाते हैं काम करने के लिए। ये तमाम तरह का काम है जो करने की जरूरत है, वहां उद्योग लाने की जरूरत है, पर्यटन बढ़ाने की जरूरत है। तो
तो ये सब काम वहां बहुत आवश्यक है कि पलायन रुके। आप भारतीय जनता पार्टी के आप प्रदेश संयोजक हैं टर्म प्रकोष्ठ के, लगातार 2014 से आपकी वहां के सांसद जो निर्वाचित हो रहे हैं आपकी पार्टी से, ऐसी फिर भी क्या कमी रह गई है जो हम नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं सांसद की भी कोई ऐसी कमी नहीं, लेकिन हमें लगता है कि जो योग्यता है उसके ऊपर अगर हम लोग जाति को प्रेशर देंगे तो कहीं ना कहीं क्षेत्र पिछड़ा रह जाता है। हमको अपने सांसद कितना शिक्षित होना चाहिए, कितना बिजनेस मतलब ला सके, वहां पर अनुभवी होना चाहिए, वोकल होना चाहिए, जो अपने क्षेत्र की समस्याओं को ऊपर तक ले जाए। जहां तक मोदी जी की बात है, मोदी जी अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं अपने देश को बढ़ाने के लिए, उसका गौरव बढ़ाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो इस मामले में पिछड़ जाते हैं और उनको लगता है कि मोदी जी के नाम पर जीत गए तो हम काम क्यों करें, इस वजह से हमारा क्षेत्र पिछड़ता है।